हेलो बच्चों। कुछ फंक्शंस के बारे में हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे और जो लास्ट टॉपिक हम लोग बात कर रहे थे वो था इनलाइन फंक्शन। तो हालांकि इनलाइन फंक्शन के वर्किंग के बारे में हम लोग देखे नहीं थे लास्ट वीडियो में। हम लोग एक नॉर्मल फंक्शन का क्या स्टेजेस होता है काम करने का, केवल हम लोग उस पर चर्चा किए थे कि जैसे ही कोई फंक्शन कॉल स्टेटमेंट मिलता है किसी प्रोग्राम में तो सिस्टम करता क्या है कि भाई नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का वो एड्रेस सेव कर लेता है, आर्ग्यूमेंट का वैल्यूज कॉपी कर लेगा, कंट्रोल ट्रांसफर होगा फंक्शन के पास, उसका फंक्शन का कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, अगर वो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो वो स्टैक वगैरह में स्टोर होगा, सेव होगा या उस वेरिएबल में सेव होगा जहां पर वो हम रिटर्न कर रहे हैं, और तब फिर वो वापस आएगा उस मेमोरी लोकेशन पर जिसका एड्रेस वो पहले सेव करके रखा हुआ था। तो ये सब डिफरेंट ओवरहेड्स हैं जो परफॉर्म होते हैं किसी फंक्शन को एग्जीक्यूट करते समय जब हम नॉर्मल कॉल परफॉर्म करते हैं तब। तो सवाल होता है कि भाई अब इनलाइन फंक्शन का क्या एडवांटेज है हमारा यहाँ पर, उसका क्या मैकेनिज्म है, कैसे वो काम करेगा इनलाइन फंक्शन। क्या नॉर्मल फंक्शन की जैसा उसमें कंट्रोल ट्रांसफर होगा या कोई दूसरा उपाय है यहां पर होने का। तो उस बारे में चलो अब हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं और उसको समझते हैं कि सपोज करो कि हमारा कोई फंक्शन है वॉइड में, हम लोग मेन से ही आते हैं, या फिर चलो एक काम करते हैं कि पहले फंक्शन डिक्लेयर कर लेते हैं। तो इनलाइन फंक्शन को डिक्लेयर करने का तरीका यह है कि आप ये कीवर्ड लगा दो इनलाइन फंक्शन के नाम के पहले। तो इनलाइन कीवर्ड लगाएंगे, फिर रिटर्न टाइप देंगे, फिर फंक्शन का नाम दे देंगे और फिर आर्ग्यूमेंट जो इसको रिक्वायरमेंट है वो दे देंगे। भाई ये डिक्लेरेशन हो गया, क्योंकि हम वो फंक्शन मेन के बाद बना रहे हैं तो उसको डिक्लेयर करना जरूरी है ताकि कंपाइलर जब मेन का कोड कंपाइल करे तो उसको ये पता रहे कि हाँ आगे जाकर के वो फंक्शन एग्जीक्यूट होना है जब ये फंक्शन कॉल स्टेटमेंट मिलेगा तब। तो अगर मान लो कि हम लोग यहां पर एक वेरिएबल ले लें भाई int c सपोज करो, और c इज इक्वल टू ये फंक्शन कॉल कर लें क्यूब। किसका क्यूब कैलकुलेट कर लें, मान लो 5 का कर लेते हैं। तो सी आउट /n c का वैल्यू मेरा है ये जो कैलकुलेट करके आया जो इसमें स्टोर हुआ। फिर हम फंक्शन कॉल कर लें, इस बार चलो 10 का क्यूब कैलकुलेट कर लें और डिस्प्ले करा दें कि c इज इक्वल टू c, और चाहो तो फिर से एक बार कॉल कर लो किसी अलग वैल्यू को लेकर के, मान लो 12, गेट ch और एंड। ठीक है भाई, तो ये मेरा मेन का कोड हो गया। अब आते हैं ये फंक्शन डिफाइन करने में। इनलाइन, एक काम करो इसका रिटर्न टाइप नहीं होगा वॉइड, क्योंकि ये वैल्यू रिटर्न करना चाहिए, int ले लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो वैल्यू रिटर्न करना चाहिए तो int ले लिए उसका रिटर्न टाइप क्यूब, और int n रिटर्न n into n into n।
इसमें क्या होगा। ये किस तरह से काम करेगा नॉर्मल फंक्शन से अलग, तो वो हम लोग देख लेते हैं। तो देखो मेन डिफरेंस जो है इनलाइन फंक्शन के एग्जीक्यूशन में और नॉर्मल फंक्शन के एग्जीक्यूशन में वो ये है कि इनलाइन फंक्शन में क्या होता है कि जब ये प्रोग्राम कंपाइल होता है तो फंक्शन का कंपाइल्ड कोड वहीं पर आ जाता है जहां पर उसको कॉल किया गया है। मतलब कहने का जैसे यहां पर हम फंक्शन कॉल किए हैं तो यहां से कंट्रोल इस फंक्शन के पास ट्रांसफर नहीं हो करके उसके बदले में क्या होगा कि इसी का कंपाइल्ड कोड यहां आ जाएगा। ठीक है, एक चीज यहां पर और तुमको ध्यान रखना है कि वी कैन नॉट, एक गड़बड़ हो रहा है, इसको आप हटा दो क्योंकि उस फंक्शन को हम लोग इनलाइन नहीं बना सकते हैं जो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होता है। तो इसका रिटर्न टाइप पहले वॉइड हमने सही रखा था, तो इसको वॉइड ही रहने देते हैं और नॉर्मल वे में फंक्शन को कॉल कर लेंगे। ठीक है, ये सी वाला टर्म नहीं रहेगा, ये रिटर्न ना हो करके हम लोग यहां पर डिस्प्ले कर दें सी आउट बस। तो यहां होगा क्या कि जब प्रोग्राम कंपाइल होगा तो इसका कंपाइल्ड कोड यहां आ जाएगा। क्योंकि यहां 5 पास किए थे तो n का वैल्यू 5, वो कंपाइल्ड कोड आ जाएगा यहां पर तेरा आ जाएगा सी आउट 10 इंटू 10 इंटू 10 और यहां पर इसका कंपाइल्ड कोड आ जाएगा सी आउट 12 इंटू 12 इंटू 12। वो जब हम लिमिटेशन का बात कर रहे थे जो भी हम चेंज किए हैं वो भी हम लोग लिमिटेशंस के बारे में आगे देखेंगे। तो कहने का मतलब है कि जब प्रोग्राम कंपाइल होगा तो प्रोग्राम का कंपाइल्ड कोड फंक्शन कॉल स्टेटमेंट के जगह पर आ जाएगा, मतलब वही कोड मेरा वहां पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उससे फायदा क्या कि वो जो फंक्शन ओवररेड्स हमारा हो रहा था कि नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का एड्रेस सेव करना, आर्ग्यूमेंट का वैल्यू कॉपी करना, रिटर्न फिर कंट्रोल को ट्रांसफर करना दूसरे एड्रेस पर, वहां का कोड एग्जीक्यूट करना, फिर वापस आना उस एड्रेस लोकेशन पर जो पहले से सेव किया हुआ था, तो ये सब जो बीच वाले काम है वो परफॉर्म नहीं होंगे। तो कहने का मतलब है कि जो समय इन सब चीजों में लग रहा था वो नहीं लगेगा, तो वो समय हमारा बचेगा। तो प्रोसेसिंग का जो स्पीड है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज्यादा हो जाएगा। तो ये इनलाइन फंक्शन का एडवांटेज है। लेकिन यही एडवांटेज हमारे लिए डिसएडवांटेज हो जाएगा अगर दो बातें हो, या तो जो फंक्शन जिसको हम इनलाइन बना रहे हैं उसका कोड ज्यादा बड़ा हो। अभी तुम्हारा सिंगल लाइन कोड है भाई, तो अगर कोड ज्यादा बड़ा हो और हम मेन में या किसी अदर फंक्शन में उसको मल्टीपल टाइम्स बहुत बार कॉल किए हो, तो उससे होगा क्या, क्या परेशानी होगा, क्यों हम कह रहे हैं कि वो उसके डिसएडवांटेज के रूप में आ जाएगा। तो चलो उस पर थोड़ा बात कर ले। हम तुमको क्या कहें अभी कि इनलाइन फंक्शन में ये होता है कि जब प्रोग्राम कंपाइल होता है तो इनलाइन फंक्शन का कंपाइल्ड कोड ही मेरा जो फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है वहां पर आ जाता है। ये चीज हो रहा है। अब अगर मान लो हम ये कहें कि भाई हमारा ये जो फंक्शन है जिसको कि हमने इनलाइन बनाया है, अब इसका कोड काफी लंबा है, मान लो बड़ा फंक्शन है, सपोज करो कि मेरा 15-20 लाइन का कोड है सपोज करो, और उसको मल्टीपल टाइम्स हम इस फंक्शन में कॉल किए हैं, तो उससे क्या होगा कि इसका कंपाइल्ड कोड मेरा जहां जहां फंक्शन कॉल स्टेटमेंट है वहां आएगा।
तो इसका मतलब वो मेन मेमोरी में ज्यादा जगह घेरने लगेगा, ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने लगेगा। और मेन मेमोरी में ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करने का मतलब है उसका प्रोसेसिंग स्पीड कम हो जाना। तो उसका प्रोसेसिंग स्पीड बढ़ेगा नहीं, उल्टा हमारा वो डिसएडवांटेज के रूप में इनलाइन फंक्शन काम करने लगेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि फंक्शन को जनरली हम लोग इनलाइन कब बनाएंगे, जब उसका कोड बहुत ही छोटा हो, 1-2 लाइन का। उससे ज्यादा है तब फिर आप उसको इनलाइन मत बनाओ, उसको नॉर्मल फंक्शन ही रहने दो, क्योंकि भाई इसका कंपाइल्ड कोड फंक्शन कॉल स्टेटमेंट की जगह रिप्लेस होता है। तो ज्यादा बड़ा फंक्शन अगर है तो उसको इनलाइन बनाने से कोई फायदा नहीं है। तो ये जो इनलाइन फंक्शन का वर्किंग है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, इसलिए इसको तुम लोग को ध्यान से समझना है कि डिफरेंस क्या है नॉर्मल फंक्शन और इनलाइन फंक्शन के एग्जीक्यूशन में। नॉर्मल फंक्शन में कोड कंट्रोल ट्रांसफर होता है दूसरे जगह पर, दूसरे एड्रेस पर जहां फंक्शन सेव है, और इनलाइन फंक्शन में उसका कोड कंपाइल्ड कोड ही मेरा फंक्शन कॉल स्टेटमेंट की जगह पर आ जाता है। तो ये बात हो गया तुम्हारा इनलाइन फंक्शन के बारे में। लेकिन जो हम कह रहे थे कि इनलाइन फंक्शन हमेशा तुम्हारे लिए काम सही करेगा ऐसा नहीं है, कुछ इसका लिमिटेशंस है। तो क्या क्या लिमिटेशंस है भाई, चलिए उस पर भी बात कर लेते हैं कि कब कब इनलाइनिंग हम लोग नहीं कर सकते हैं, या इनलाइन मेरा कब सपोर्ट नहीं करेगा। तो ऐसा फंक्शन जो inlining does not work for following situations, कब कब काम नहीं करेगा भाई। तो पहला, फॉर फंक्शन रिटर्निंग वैल्यूज। यही कारण था कि वो फंक्शन हम लोग बाद में इरेज करके फिर से उसको करेक्ट किए कि अगर कोई फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो आप उसको इनलाइन नहीं बना सकते हो, ठीक है। या फिर उस फंक्शन में हमारा ये है कि लूप चल रहा हो और हैविंग लूप, या स्विच स्टेटमेंट यूज हो रहा हो, या फिर गो टू यूज हो रहा हो। तो ऐसे फंक्शंस में आप इनलाइनिंग परफॉर्म नहीं कर सकते हो, मतलब उस फंक्शन को आप इनलाइन डिक्लेयर नहीं कर सकते। क्या क्या, जो या तो वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा, या फंक्शन में लूप चल रहा होगा, या फंक्शन में हम स्विच स्टेटमेंट का यूज किए होंगे, स्विच केस स्टेटमेंट, या फिर गो टू स्टेटमेंट यूज किए होंगे। दूसरा ऐसा भी हो सकता है कि फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है लेकिन उसमें रिटर्न स्टेटमेंट है। पॉसिबल है, ऐसा होता है कि अगर हम लोग चाहें कि किसी कंडीशन के बेसिस पर फंक्शन का एग्जीक्यूशन बीच में ही टर्मिनेट हम करा दें, अगर ऐसा हम चाहते हैं तो हम लोग रिटर्न स्टेटमेंट यूज करते हैं ऐसे केस में भी। कि अगर हम लोगों को कभी ऐसा भी सिचुएशन आता है कि भाई किसी कंडीशन के बेसिस पर हम चाहें कि भाई वो फंक्शन पूरा एग्जीक्यूट ना हो, तो वहां पर रिटर्न स्टेटमेंट दे देंगे, फंक्शन टर्मिनेट कर जाएगा एग्जीक्यूशन उसका, जबकि वो कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है कॉलिंग फंक्शन को। तो ऐसे फंक्शन के लिए भी जो कि कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट है, तो फॉर फंक्शंस नॉट रिटर्निंग वैल्यूज if return statement exists, if return statement exists, है ना, कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट हमारा है उसमें। ऐसे फंक्शन को भी आप इनलाइन नहीं बना सकते हो जिसमें स्टैटिक वेरिएबल्स हो,
A function contain static variables, variable or variables. और finally, if function is recursive, रिकर्सिव फंक्शन कहते हैं ऐसे फंक्शन को जो खुद को कॉल करता है ना। अ फंक्शन विच कॉल्स इटसेल्फ इज कॉल्ड अ रिकर्सिव फंक्शन, है ना। वो तुम लोग फंक्शन चैप्टर में 11th में पढ़े होगे या फिर वीडियो देख सकते हो 11th वाला फंक्शन चैप्टर का, उसमें तुमको रिकर्सन के बारे में बातें मिल जाएंगी। तो ये सब डिफरेंट केसेस हैं जहां पर हमारा इनलाइनिंग वर्क नहीं करता है। हम लोग ऐसे फंक्शन को इनलाइन नहीं बना सकते हैं कि या तो वो कोई वैल्यू रिटर्न कर रहा होगा या फिर फंक्शन वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है लेकिन उसमें रिटर्न स्टेटमेंट है, स्टैटिक वेरिएबल जिसमें रहता हो फंक्शन में, और नहीं तो लास्ट में कि फंक्शन रिकर्सिव हो। तो ये सब डिफरेंट सिचुएशंस हैं जहां पर आप फंक्शन को इनलाइन नहीं बना सकते हो। तो चलिए अब अगर हम बात करें कि मेंबर फंक्शन के इनलाइनिंग के बारे में, तो देखो सिंपल सा बात तुमको केवल यही ध्यान रखना है कि वो सारा फंक्शन, वो सभी फंक्शन जिसको कि हम लोग क्लास के अंदर डिफाइन करते हैं। जब हम लोग क्लास बनाते हैं तुमको बताए थे कि भाई उसके मेंबर फंक्शंस को हम लोग दोनों प्लेसेस पर डिफाइन कर सकते हैं, या तो इनसाइड द क्लास या फिर आउटसाइड द क्लास। तो अभी जो हम बात कर रहे हैं इनसाइड द क्लास, कि अगर आप फंक्शन को क्लास के अंदर डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, क्लास के अंदर अगर हम फंक्शन को डिफाइन कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट इनलाइन हो जाता है। उसको आपको इनलाइन कीवर्ड लगाने का जरूरत नहीं है पहले, ठीक है, कि एनी फंक्शन विच इज डिफाइंड इनसाइड द क्लास इज ऑटोमेटिकली बिकम इनलाइन। तो अब यहां पर जब हम लोग क्लास के अंदर फंक्शन डिफाइन करेंगे तो इस बात का अब से ध्यान रखेंगे कि जिन फंक्शंस का कोड बहुत ही छोटा है उसी को हम लोग क्लास के अंदर डिफाइन करें, या फिर जिसमें ये सब ना हो उसको डिफाइन करें। मतलब वो फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न ना करता हो, या फिर वैल्यू रिटर्न कर रहा है, नहीं कर रहा है लेकिन रिटर्न स्टेटमेंट है, या फिर उसमें स्टैटिक वेरिएबल है, या फिर फंक्शन रिकर्सिव है मतलब खुद को कॉल कर रहा है। तो अगर ऐसा है तो उसको क्लास के अंदर हम लोग डिफाइन नहीं करेंगे। जनरली हम लोग प्रैक्टिस रखेंगे यही कि जब भी फंक्शन डिफाइन करें तो क्लास के बाहर ही करें, ठीक है। हाँ, अब अगर किसी के मन में ये भी सवाल आ सकता है कि भाई अगर हम क्लास के बाहर जब डिफाइन करेंगे तब इनलाइन कैसे बनाएंगे। अंदर के लिए तो मान लो हम कह दिए कि भाई ऑटोमेटिकली इनलाइन हो गया, लेकिन जब क्लास के बाहर बनाएंगे तब उस फंक्शन को इनलाइन कैसे बनाया जाएगा। तो कुछ नहीं, इनलाइन कीवर्ड लगा देंगे जैसे अभी थोड़ा देर पहले लगाए थे, तरीका वही हो जाएगा, ठीक है। कि पहले इनलाइन कीवर्ड, क्लास का नाम, रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, इस तरह से। तो ये चलिए बात हो गया इनलाइनिंग के बारे में। अब आते हैं हम लोग आगे कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस। कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस। कांस्टेंट मेंबर फंक्शंस किसको कहेंगे? तो एक लाइन में इसका सिंपल सा डेफिनेशन है कि वैसा मेंबर फंक्शन जो क्लास के किसी भी डेटा मेंबर का वैल्यू नहीं बदल रहा है या नहीं बदल सकता हो। अगर हम चाहते हैं कि क्लास का कोई फंक्शन ऐसा है जो किसी डेटा मेंबर के वैल्यू को ना बदले, तो उसका उपाय यह है कि हम लोग उसके साथ कॉन्स्ट कीवर्ड लगा दें। तरीका क्या होगा उसको डिक्लेयर करने का? तो
रिटर्न टाइप, फंक्शन का नाम, आर्ग्यूमेंट लिस्ट, और कॉन्स्ट वर्ड बाद में लगा दिया जाए, कॉन्स्ट वर्ड बाद में लगा दिया जाए। ये दोनों जगह आएगा, डिक्लेरेशन में भी आएगा, डेफिनेशन में भी आएगा। जैसे ये तो तुमको बताया डिक्लेरेशन का स्टेटमेंट कि कांस्टेंट मेंबर फंक्शन को डिक्लेयर करने का तरीका ये हो गया कि सबसे पहले रिटर्न टाइप देंगे, सॉरी ये छूट रहा है, रिटर्न टाइप देंगे, फंक्शन का नाम देंगे, आर्गुमेंट लिस्ट, और तब फिर कॉन्स्ट कीवर्ड लगा देंगे। ये डिक्लेरेशन होगा। जब डिफाइन भी करेंगे तो फंक्शन हेडर ऐसा ही रहेगा, ठीक है। तो वो क्या होगा कि मेंबर फंक्शन वो कांस्टेंट मेंबर फंक्शन के रूप में डिक्लेयर हो जाएगा, यानी ये फंक्शन में हम लोग क्लास के किसी भी डेटा मेंबर के वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उसको डिस्प्ले करा सकते हैं, लेकिन उस पर कोई कैलकुलेशन, कहने का मतलब उसके वैल्यू को बदलने के लिए कोई कैलकुलेशन हम परफॉर्म नहीं कर सकते हैं। अगर ऐसा करने का कोशिश करते भी हैं तो कंपाइलर एरर मैसेज जनरेट करेगा। अब यहां पर तुमको एक चीज और हम बता दें कि कोई जरूरी नहीं है कि ये चीजें सारे वर्जन्स में अलाउड हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि कंपाइलर टू कंपाइलर जो है कुछ कुछ फीचर्स हमारा बदलता है, जैसे टर्बो C++ में कुछ अलग होगा, आंसी C++ में कुछ अलग होगा, ये पॉसिबल है। तो कुछ फीचर्स ऐसे हो सकते हैं जो एक सिस्टम पे या एक वर्जन पर एप्लीकेबल है तो दूसरे में ना हो, तो इसके बारे में वही बात है, ठीक है। तो ये तो चलिए बात हो गया कांस्टेंट मेंबर फंक्शन का। अब आते हैं कि स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का यूज क्या है। एक तो हम लोग देखें कि वो क्लास का मेंबर जब हम लोग बाहर डिफाइन करते हैं तब, अब वेरिएबल के उपयोग करने में इसका यूज क्या है। स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर, एक इसका उपयोग हम लोग देख चुके हैं कि भाई जब भी हम लोग मेंबर फंक्शन को क्लास के बाहर डिफाइन करते हैं तो हम लोगों को फंक्शन का फुल नेम देना पड़ता है। फुल नेम से हमारा मतलब क्या है कि भाई हम लोग उसको क्वालिफाइड नेम भी कर सकते हैं कि भाई क्लास का नाम के साथ फंक्शन का नाम लेते हैं, और दोनों के बीच में मेरा दो कॉल साइन होता है जिसको कि हम लोग स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर कहते हैं। तो एक उपयोग इसका वहां पर है। दूसरा इसका क्या यूज है, इसको हम एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे मान लो कि एक प्रोग्राम हम बनाए, एक ग्लोबल वेरिएबल ले लिए भाई x, क्योंकि ये वेरिएबल हम सबसे पहले डिफाइन कर रहे हैं तो इसीलिए ये ग्लोबल वेरिएबल है। चलो एक और दो वेरिएबल ले लेते हैं x और y, ये दोनों हमारा ग्लोबल वेरिएबल हो गया। अब मान लो कि हमने एक क्लास बनाया, क्लास कुछ नाम देते हैं, सपोज करो ABC, ठीक है। और चलो प्राइवेट में कुछ नहीं रखते हैं, पब्लिक में आते हैं, और यहां पर एक वेरिएबल हम उसी नाम से ले लेते हैं जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल का नाम था, ठीक है। और एक फंक्शन ले लो void func, चाहो तो कोई आर्गुमेंट दे दो या छोड़ दो, नहीं भी देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर x और y को हम कोई वैल्यू असाइन कर दें, सपोज करो इसको 25 और इसको 10 असाइन कर दें, और एक प्रिंट के लिए फंक्शन बना दें void prn, और मैं डिस्प्ले करा दूं x और y का वैल्यू।
क्लास का डेफिनेशन बंद हो गया। अगर हम चाहें तो ये भी कर सकते हैं, या रहने दो, इसको भी अगर कोई वैल्यू असाइन करना चाहो तो कर सकते हो। x इज इक्वल टू, सपोज करो मैंने 10 दे दिया और y, ठीक है, और PRN x y, y का वैल्यू भी कुछ ले लेते हैं, चलो सपोज 15। अब आ जाते हैं मेन में, void मेन, एक ऑब्जेक्ट बना लें ABC का OB, ठीक है। अभी इस फंक्शन को कॉल करने से पहले हम डायरेक्ट PRN कॉल कर लेते हैं, OB डॉट PRN, उसके बाद कॉल करते हैं ये फंक्शन OB डॉट FUNC, और फिर एक बार OB डॉट PRN कॉल करते हैं भाई, ठीक है, गेट CH और एंड। तो अगर ये प्रोग्राम रन करें तो इसका आउटपुट क्या आएगा और क्यों आएगा, चलो उस पर अब हम बात करते हैं। यहां पर देखो खास बात ये था कि हम एक वेरिएबल, मैंने 2 वेरिएबल ग्लोबली डिक्लेयर किए थे, x और y, इसमें 10 इसमें 15 असाइन कर दिए। ABC में आए एक वेरिएबल हम लोग उसी नाम से यहां डिक्लेयर कर दिए जिस नाम से मेरा ग्लोबल वेरिएबल था। तो ये क्या करता है कि जब एक ही नाम से हमारा ग्लोबल और लोकल वेरिएबल दोनों, तो जब लोकल वेरिएबल पर बने हम लोग, जब फंक्शन या क्लास या जो भी है उसके अंदर जब हम काम कर रहे हैं और उसी नाम से वेरिएबल रखे हैं जो ग्लोबल वेरिएबल का नाम है, तो इसमें इसका यूज जो है वो हाइड हो जाएगा, मतलब ये वेरिएबल अब इसमें दिखेगा नहीं, वो हाइड हो जाएगा। मतलब अब इस पूरे क्लास में जहां भी हम x का यूज करेंगे तो वो इस x को नहीं बल्कि इस x को वो लेकर के चलेगा। कहने का मतलब है कि ये जो हमने यहां पर फंक्शन बनाया था, x को 25 असाइन किया, ये इस x को असाइन हुआ 25, ना कि इसको, मतलब इसका वैल्यू मेरा 10 का 10 रहेगा ही, ठीक है। और y इज इक्वल टू 10, ठीक है। फिर आए void PRN, पहले x का वैल्यू x, y का वैल्यू y डिस्प्ले हो गया। अब आ जाए मेन में, ऑब्जेक्ट बनाए OB.PRN। अब ये इसको कॉल किया, लेकिन अभी क्या है कि यहां पर x का वैल्यू कुछ असाइन किया हुआ है नहीं। तुम चाहो तो कंस्ट्रक्टर बना लेते पहले, तो तुम्हारा काम आसान हो जाता, क्योंकि अभी इसमें आ जाएगा एरर, क्योंकि ये फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा नहीं तो x में कोई गार्बेज वैल्यू रह जाएगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा। लेकिन अगर चाहो कि नहीं हमको x का वही वैल्यू दिखे जो हम दिए हैं, तो ऐसा करो, यहां पर कंस्ट्रक्टर बना लो, सिंपल सा बात वही है। तो तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि एक हम लोग यहां पर कंस्ट्रक्टर ABC बना लें, x को कोई वैल्यू असाइन कर दें, हम लोग पिछले बार किए थे 25, वही कर देते हैं, y को छोड़ देते हैं। तो इससे क्या होगा ना कि जैसे ही हम लोग ऑब्जेक्ट बनाएंगे ABC का, तो वो मेरा 25 असाइन कर देगा x में, लेकिन वो इस x में ना कि इसमें। तो जैसे ही ये वाला फंक्शन जब एग्जीक्यूट होगा, फंक्शन कॉल स्टेटमेंट, तो क्या होगा कि ये इसको एग्जीक्यूट करेगा, x का वैल्यू ये डिस्प्ले करेगा। तुमको पहला लाइन आउटपुट में क्या आएगा, x इज इक्वल टू 25, और फिर y इज इक्वल टू, ये क्योंकि ग्लोबल वेरिएबल है, इस नाम से मेरा क्लास के अंदर कोई वेरिएबल है नहीं, तो यहां y से मतलब मेरा ग्लोबल y से ही होगा, तो ये मेरा 15 आ जाएगा, यहां पर y का वैल्यू 15 ये आएगा। अब हम लोग आए OB.FUNC में।
हालांकि अब जो है ob.func देने का जरूरत है नहीं, क्योंकि ये फिर से मेरा आउटपुट वही आएगा। तो ये दोनों स्टेटमेंट का यूज नहीं है, हम लोग इस प्रोग्राम को बदलेंगे थोड़ा सा आगे चल करके, ताकि ग्लोबल वेरिएबल मेरा वहां पर आउटपुट के रूप में आए। तो कहने का मतलब है कि इसका आउटपुट मेरा यही आएगा। यहां पर तुमको ये चीज पता चल रहा है कि ये जो x को एसेस कर रहा है वो लोकल x है, ना कि ग्लोबल। ठीक है, और y क्योंकि ये ग्लोबल यूज कर सकता है, क्योंकि y नाम से मेरा कोई लोकल वेरिएबल है नहीं, तो आउटपुट इसका ये आएगा। तो सवाल उठता है कि अगर हम चाहें कि ग्लोबल वेरिएबल जिस नाम से है लोकल भी उसी नाम से है, और हम इसी क्लास के अंदर अगर हम इसको यूज करना चाहें तो फिर उसका उपाय क्या है? क्योंकि हम लोग सिंपल एक्स जब भी यूज करेंगे तब तो वो लोकल को ही एसेस करेगा, ग्लोबल को तो करने का उपाय अभी है नहीं। तो ग्लोबल वेरिएबल कैसे यूज होगा? तो बस माइनर सा चेंज करना है। अगर यहीं पर हम लोग इसमें एक लाइन और ऐड कर दे कि सी आउट ग्लोबल एक्स इज इक्वल टू, और इसको तुम ऐसे दिखला दो स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर यूज करके एक्स ये दे दो और क्लास का डेफिनेशन बंद कर दो। तो अब ये एक्स जब स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर के साथ यूज किए तो ये तुम्हारा ग्लोबल वेरिएबल को एसेस करेगा। मतलब अब इसका जो आउटपुट आएगा दोबारा जब हम प्रोग्राम रन कराएं तो x इज इक्वल टू 25, y इज इक्वल टू y एंड ग्लोबल x इज इक्वल टू 10, ये आ जाएगा, ये 3 लाइन आउटपुट में। तो इस तरह से स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का हम लोग उपयोग कर सकते हैं जब एक ही नाम से मेरा ग्लोबल और लोकल वेरिएबल दोनों है। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं कि इस वीडियो में हमने क्या देखा, इनलाइन फंक्शन के वर्किंग के बारे में किस तरह से काम कर रहा है, और स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का हम लोग कैसे उपयोग करेंगे अगर एक ही नाम से हमारा ग्लोबल और लोकल वेरिएबल है। तो लोकल वेरिएबल का जो स्कोप है उसी में अगर हम ग्लोबल वेरिएबल को यूज करना चाहें तो हम लोगों को ये स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का उपयोग करना पड़ेगा। ठीक है, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, थैंक यू।